हाय। आगे शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। आप इसे किसी भी डायमेंशन से देखें, यह आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज़ आपकी प्रिपरेशन में हाईली प्रोडक्टिव साबित होगी। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, इसके अंदर जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वो यूपीएससी स्टैंडर्ड के होते हैं, प्लस उन्हीं टॉपिक्स और इश्यूज से फ्रेम किए जाते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। इससे फ़ायदा यह होता है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस तो होती ही है, साथ में टॉपिक्स भी लर्न और रिवाइज किए जा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोनस फीचर, अगर आपको अपनी कॉपीज़ इवेल्युएट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप अपनी आंसर्स को इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है contact.crispcontent@gmail.com। एज ऑफ नाउ इट्स कम्प्लीटली फ्री। वी होप यह आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था। Discuss the factors for localization of agro-based food processing industries of Northwest India। और आज अब देखते हैं कि इस आंसर को किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। यह क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 1 का है, 2019 के मेंस के क्वेश्चन में आया था। बेसिक अप्रोच का यूज़ करते हुए हम सबसे पहले इसका कंटेक्स्ट को जानने की कोशिश करेंगे। बात हो रही है एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है। यहाँ पर वह सारे फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन करना है जिसकी वजह से ये एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया मतलब यहाँ पे आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ मतलब वो इंडस्ट्रीज़ जो एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल के अंदर अपना कुछ वैल्यू ऐड करती हैं और इसी वैल्यू एडिशन की वजह से वह रॉ मटेरियल मार्केटेबल हो पाता है, इजी टू यूज़ हो पाता है। इनको सनराइज इंडस्ट्रीज़ भी कहते हैं। सिंपल एग्जांपल में हम बोल सकते हैं जैसे कॉर्नफ्लेक्स हो गए, चिप्स हो गए। अब यहाँ पर यह सारी खाने की चीज़ें हैं, राइट। चिप्स हो गया, आलू के बनते हैं। फार्म से आएंगे तो डायरेक्ट आलू हम लेंगे, लेकिन ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ उस आलू को चिप्स के अंदर कन्वर्ट करके एक मार्केटेबल प्रोडक्ट में तैयार कर देती है। आई होप यहाँ तक आपको कंटेक्स्ट समझ में आ गया होगा। बात करेंगे हम अपने दूसरे स्टेप की, कंटेंट। अब कंटेंट को सोचने के लिए आप कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हैं। एनसीईआरटीज़ पढ़ी होंगी तो आप उसके अंदर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ एक जगह पे क्यों क्लस्टर होंगी। सबसे बेसिक चीज़ें, वहाँ पे लैंड अगर इजीली अवेलेबल हो सकती है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, उस जगह के लॉ, पॉलिसीज़, कानून। और आंसर को स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्ट इंडिया से जोड़ना है तो हम उससे रिलेटेड कंटेंट भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। वह जनरली न्यूज़पेपर्स के अंदर से हमें आइडिया लग सकता है। इस तरह से हमारा कंटेंट भी तैयार हो जाएगा और फिर इस रॉ कंटेंट को एक प्रॉपर फॉर्मेट में डालने के लिए हम अपना थर्ड स्टेप का यूज़ करेंगे, दैट इज़ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरिंग के अंदर प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है? वह होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इंट्रोडक्शन की शुरुआत कैसे भी हो सकती है। आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की डेफिनेशन दे सकते हैं, या फिर आप और स्पेशलाइज्ड आंसर लिखना चाहते हैं तो उसके अंदर अपना स्टैटिस्टिक्स लगा के कोई फिगर दे के आप बता सकते हैं कि एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ इंडिया के अंदर किस तरह का परफॉर्म कर रही हैं। और फिर मेन बॉडी के अंदर कहीं भी इधर उधर डाइवर्ट ना होकर सिर्फ और सिर्फ हम फैक्टर्स को लिस्ट आउट करेंगे। प्लीज़ माइंडेड, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स और कोई अलग इम्प्रेशन नहीं बनता है अगर आपने आंसर की मेन डिमांड को छोड़कर कहीं और डिविएट होकर आंसर को लिखा है। इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे फैक्टर पूछा है तो एक बेस्ट अप्रोच यही होती है कि सब हेडिंग्स या हेडिंग्स बना के या टेबल या चार्ट बनाकर सभी फैक्टर्स को एक्सप्लेन कर दिया जाए। फाइनली फिर हम कंक्लूजन दे देंगे और इसमें कंक्लूजन भी किसी भी तरह से दिया जा सकता है। या तो आप इस तरह कंक्लूड कर दें कि इन फैक्टर्स की वजह से कितना कितना फ़ायदा हुआ है, या फिर आप कुछ और ब्रीफली चैलेंजेस को मेंशन कर सकते हैं कि क्या क्या लूप होल्स अभी रहते हैं जिसकी वजह से हमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसलिए डिड यू नोटिस कि यहाँ पे जो भी फॉर्मेट है कोई रिजिडली डिफाइन नहीं होता कि किस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन, बॉडी या कंक्लूजन को लिखा ही वैसे ही जाए। ये काफ़ी हद तक क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफ़र करता रहता है, वो किस कंटेक्स्ट में पूछा गया है। और फिर दूसरा आपकी नॉलेज पर, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इंट्रोडक्शन के अंदर आप फिगर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई फिगर याद नहीं आ रही है तो बेस्ट अप्रोच यही होगी कि आप एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की डेफिनेशन दे दें। बाकी तो फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है, आपकी डेली आंसर प्रैक्टिस होती जाती है तो मसल मेमोरी अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसके साथ डेटा अपने आप ही आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लग जाता है। आप कंटेक्स्ट को
उस स्पीड से सोचने लग जाते हैं जिस स्पीड में आप पहले कभी नहीं सोचते थे। हैंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आप लोग समझ गए होंगे कि यह सब मैंने अभी क्यों बोला, क्योंकि इस क्वेश्चन का हमने कंटेक्स्ट समझ लिया है, कंटेंट समझ लिया है और स्ट्रक्चर भी पता है कि इसे किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अब तो किसी भी तरह का एक्सक्यूज़ होना ही नहीं चाहिए आंसर की प्रैक्टिस ना करने का। इसलिए उठाइए अपना पेन और पेपर और लिखिए, चाहे 4 लाइनें क्यों ना आ रही हो दिमाग में, पर आपको लिखना चाहिए। आज 4 हैं तो कल 8 हो जाएंगी और फिर धीरे धीरे 150 वर्ड्स से लेकर 250 वर्ड्स तक की राइटिंग आपके लिए एक आसान एक्सरसाइज हो जाएगी। आई होप आप सभी ने अपना आंसर लिखा होगा। तो इसका मॉडल आंसर का डिस्कस करते हैं। शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से। हम बताएंगे कि इंडिया की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पूरे टोटल फूड मार्केट की 32% है और यह इंडिया की सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज है। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सपोर्ट और एक्सपेक्टेड ग्रोथ को देखते हुए यह इंडस्ट्री 5th रैंक पर आती है। इस इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर भी जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज हैं वह ज़्यादा बेटर डेवलप्ड हैं। और ऐसा क्यों है, इनके फैक्टर्स हम यहाँ नीचे लिस्ट आउट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे ज्योग्राफी की। इसमें कह सकते हैं कि यह रीजन एग्रो क्लाइमेटिक जोन से ब्लेस्ड है। यहाँ की फर्टाइल सॉइल है और इसके जो प्लेन्स हैं बहुत सारी क्रॉप्स को थ्रू आउट द ईयर ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज को मिल पाता है। इस पॉइंट के साथ में एक मैप बना के हम शो कर सकते हैं नॉर्थ वेस्ट रीजन को एक अच्छा इम्पैक्ट देने के लिए। सेकंड, फिर हम बात करेंगे रॉ मटेरियल की। अलग अलग तरह का बहुत अच्छा रॉ मटेरियल यहाँ पे मिल जाता है। सीरियल, फ्रूट्स, वेजिटेबल और यहाँ तक कि लाइव स्टॉक भी होता है, जिसकी वजह से इंडिया का यह रीजन सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का। अगर आपके पास आपके दिमाग में खुद थोड़े स्टैट्स या फिगर्स हों तो आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि पंजाब के अंदर 17% राइस और 11% वीट का प्रोडक्शन होता है पूरे इंडिया का। नेक्स्ट बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की। इस एरिया के अंदर बहुत वेल कनेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, इलेक्ट्रिसिटी को सब्सिडाइज किया जाता है, इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल इंदिरा गांधी कैनाल या भाखड़ा नांगल डैम में सामान को रखने की वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, स्टोरेज फैसिलिटीज भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को फ्लोरिश होने के लिए काफ़ी हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। इन रीजन्स के अंदर एग्री एक्सपोर्ट जोन्स हैं, मार्केट यार्ड्स हैं, APMCs हैं और मंडीज हैं। बेसिकली अब एक जो रॉ मटेरियल इनको मिल गया और फिर उसके बाद एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ने अपना मटेरियल तैयार कर लिया, फाइनल प्रोडक्ट। अब उसको बाजार में उतारने के लिए, मार्केट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है जो इस रीजन के अंदर वेल डेवलप्ड है। फिर यहाँ के लोगों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इतना स्टेबल है, एटलीस्ट फाइनेंशियल लिटरेसी तो कहा जा सकता है। फिर साथ में यहाँ पे जो बैंकिंग नेटवर्क है वो इतना एफिशिएंट है कि इजीली अवेलेबिलिटी हो जाती है लोन्स की, जिसकी वजह से वह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ की गवर्नमेंट खुद एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती है, जैसे कि यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं पॉलिसी सपोर्ट, जिसकी वजह से इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना इजी हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे पंजाब गवर्नमेंट का हम ले सकते हैं, वह एग्रीकल्चरल मेगा प्रोजेक्ट पॉलिसी की तरह की चीज़ें प्रमोट करते हैं और सिस्टम के अंदर भी एफिशिएंसी दिखी जाती है, जैसे एक ही सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलना, परमिशन दे देना प्राइवेट ई मार्केट्स को, और अपने APMC एक्ट के अंदर टाइम टू टाइम अमेंडमेंट लाते रहते हैं बेटर फंक्शनिंग के लिए। और इस तरह से हम आंसर की मेन बॉडी को लिखेंगे और लास्ट में कंक्लूजन दे सकते हैं। इस पर्टिकुलर आंसर के अंदर जो कंक्लूजन है वह प्रॉब्लम्स को गिना रहा है, लेकिन आप उसकी लैंग्वेज को देखिए। द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट इज अप्रिशिएबल, हाउएवर द चैलेंजेस फॉर द इंडस्ट्री रिमेन। तो बात यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट ने ये सारे इनिशिएटिव लिए हैं, वह तारीफ के काबिल तो हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर कुछ कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज के रहते हुए बारिश आती है, बारिश लेट आती है, तो रॉ मटेरियल मतलब हमारी क्रॉप्स पूरी तरह से कभी खराब हो जाती है, कभी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं होती है, तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन होता है अब रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी के लिए। फिर अच्छा एक्ट है APMC, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन इनएडिक्वेट होता है। फिर एक सिंपल सी फूड वैल्यू चेन को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारी मिनिस्ट्रीज और लॉज बना दिए जाते हैं, इसलिए इन्हें भी एड्रेस करने की ज़रूरत है, जिससे कि इस सेक्टर का हम पूरा पोटेंशियल यूज़ कर पाएँ और ये दूसरे रीजन के लिए भी एक रोल मॉडल की तरह उभर कर आए।
फिर ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, अगर आप याद रह जाते हैं तो बेटर है, और वैसे अच्छे पॉइंट्स हैं क्योंकि ऊपर वर्ड लिमिट हो चुकी थी तो इसलिए इनको एडिशनल पॉइंट्स की तरह मेंशन किया है। और ये ज़रूरी नहीं है कि दिमाग में भी रह जाए क्योंकि इसके अंदर कुछ फैक्चुअल नॉलेज है। इस सेक्टर की कैपेसिटी बिल्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस इंस्टीट्यूशन ने ली है वह खुद इस रीजन के अंदर लोकेटेड है। हम बात कर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की, जो सोनीपत हरियाणा के अंदर है। सिमिलरली एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च लुधियाना पंजाब में लोकेटेड है। थोड़ा FDI के बारे में भी जान लेते हैं। इस सेक्टर के अंदर यूनियन गवर्नमेंट ने 100% FDI ऑटोमेटिक रूट से फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर अलाउ कर दिया है। और उसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर जो मेगा फूड पार्क्स वाली स्कीम है, यह सब भी रीजन के अंदर इन इंडस्ट्रीज को फ्लोरिश होने का काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देती हैं। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है, पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं, कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइंस के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। Keep writing. All the best. See you in the next video.